This is the third lesson of history and the lesson name is the Delhi Sultanate. Okay, and this is a part 3 of this lesson. ये इस लेसन का पार्ट 3 है. हमने जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में कुछ डेंसिटी के बारे में हमने जानकारी ली. पार्ट 1 में हमने स्लेव डेंसिटी पढ़ी थी. पार्ट 2 में हमने तुगलक डेंसिटी और तैमूर इन्वेंशन पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट जो डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी. उसका जो काल था 1414 टू 1451 का. बिफोर तैमूर लेफ्ट दिल्ली ही अपॉइंटेड खिजर खान as his viceroy, who went on to establish the Sayyid dynasty after defeating the Tughlaqs. जब तैमूर जो थे दिल्ली सल्तनत पे तुगलक डायनेस्टी के बाद जब तैमूर का इन्वेंशन हुआ था, तैमूर जब आए थे दिल्ली में, जब तैमूर ने दिल्ली छोड़ गए थे तो जब वो छोड़ के जाने के पहले उन्होंने एक खिजर खान नाम का एक उनका सेना में एक उनका मतलब एक सेनापति था, उसको उन्होंने वहां पे वॉइसरॉय करार मतलब वॉइसरॉय वहां का बना के उन्होंने वहां पे सैयद डायनेस्टी का स्थापित करके वो चले गए थे. और तुगलक के बाद जो उन्होंने युद्ध किया था मतलब तुगलक के साथ, तो उस युद्ध में वो हार गए थे और उन्होंने दिल्ली छोड़ के वो चले गए थे. तब वहां पे सैयद डायनेस्टी वहां पे स्थापित हो चुकी थी. खिजर खान टुक ओवर एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1414. ये जो खिजर खान था वो दिल्ली का सुल्तान बना था 1414 में. He ruled for 7 years and was succeeded by his son मुबारक शाह in 1421. उसने 7 साल तक अपना कार्य किया, उस साम्राज्य पे राज्य किया और उसके मरने के बाद, उसके डेथ के बाद उसका भी बेटा जो था जिसका नाम था मुबारक शाह, वो 1421 में वो भी वहां का राजा बन गया. यहया बिन अहमद श्रीहिंदीस तारिख ए मुबारक शाही gives a detailed account of मुबारक शाह's region. फिर जो यहा बिन अहमद जो था वहाँ का उनका एक सेनापति था जिसने तारिक मुबारक शाही को वहाँ का जो मतलब मुबारक शाह का जो प्रदेश था उसको एक नाम दे दिया था उन्होंने तारिक मुबारक शाही करके. मुबारक शाह was succeeded by his nephew Muhammad Khan who ruled as Sultan Muhammad Shah. After his death he was succeeded by his son and the last ruler of the dynasty Alauddin Alam Shah. जो मुबारक शाह था वो उनके जो एक नेफ्यू थे मोहम्मद खान, उनसे सीख के मतलब उनसे वो सक्सेसफुल हुए थे, उनसे सीख के वो इतने अच्छे राजा बने थे. और उन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह के मतलब उनके मरने के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह के जो बेटे थे जिनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, उन्होंने फिर ये जो डेंसिटी जो थी सैयद डेंसिटी इस पर राज्य किया था और वो इस डायनेस्टी के सबसे लास्ट राजा बने थे. इसके बाद स्थापित हुई लोधी डायनेस्टी. देखिए लोधी डायनेस्टी का जो काल था 1451 से 1526 तक. और इसके बाद हुई डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत. और इसके बाद जो सल्तनत जो थी वो पूरी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई. ये सबसे लास्ट डेंसिटी थी. ठीक है, ऐसे 5 डेंसिटीज थे, ये लास्ट थी लोधी डेंसिटी. तो इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे. अलाउद्दीन आलम शाह abdicated the throne in 1451. This gave Bahlul Lodi, then the governor of Srihind, the opportunity to become the nephew sultan of Delhi. जो अलाउद्दीन आलम जो थे मोहम्मद खान के जो बेटे थे सैयद डायनेस्टी के, तो उनकी जब डेथ हुई थी, जो उनका जो राज्य खत्म हुआ था 1451 में, तब उन्होंने एक बहलुल लोदी के नाम के गवर्नर थे पंजाब के, मतलब तब उसको श्रीहिंद कहा जाता था, उस स्टेट को आज उसे पंजाब कहा जाता है. वहाँ के जो एक गवर्नर थे उनको उन्होंने ये जो नई सल्तनत थी दिल्ली की उनको सौंप के वो उनकी डेथ हो चुकी थी. तो ये नए फिर राजा थे, न्यू डायनेस्टी जो फिर वहाँ पे स्थापित हुई थी लोधी डायनेस्टी, जिसने बहलुल लोदी ने उसको स्थापित किया था. It was the first dynasty of Afghan rulers that came to power during the Sultanate period.
ये सबसे पहली डेंसिटी थी जो अफगान रूलर ने चलाई थी। ठीक है। बहलुल वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर लोदी इन 1489 CE। ये जो बहलुल लोदी जो थे वो किससे सक्सेस हुए थे? सिकंदर लोदी, मतलब सिकंदर लोदी जो थे उनके बेटे थे बहलुल लोदी के, जिनका काल था 1489 में। ठीक है। तो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा इन 1503। उन्होंने आगरा में अपनी सिटी पूरी प्रस्थापित की थी, फाउंड किया था 1503 में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोदी इन 1517। फिर उसके बाद जो सक्सेसफुल उनके जो बेटे थे जिनका नाम था इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी, उनका जो काल था 1517 का था। The first battle of Panipat in 1526 CE saw Ibrahim Lodi's defeat at the hands of Babur and the final fatal blow to the existence of the empire। जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1526 में, वो जो युद्ध था वहाँ पे इब्राहिम लोदी ने बाबर को, मतलब बाबर से वो हार गए थे इस युद्ध में, और अपना जो उनका जो पूरा साम्राज्य, पूरा एम्पायर जो था वो उनके फाइनली हाथ में चला गया था। किसके? जो बाबर जो थे उनके हाथ में वो चला गया था। वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत। ठीक है। जो सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनकी प्रशासन कैसा था? द सुल्तान, पहला पॉइंट है। द सुल्तान वॉज द सेंट्रल ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सन इन द सल्तनत। उनकी जो सल्तनत होती थी उसका जो मेन पर्सन था वो कौन था? सुल्तान, मतलब सल्तनत का जो राजा होता था उसको सुल्तान कहा जाता था। ही डिफेंडेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स एंड मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर। ये जो सुल्तान जो होता था वो अपने साम्राज्य को बाहरी अटैक से, बाहरी युद्ध से और बचाने का काम करता था, और अपने साम्राज्य में जो लॉ और ऑर्डर थे, जो भी कानून कायदे थे उसको मेंटेन रखना उसका कर्तव्य होता था। और ये अपने आर्मी का, उनके सेना का मेन कमांडर और चीफ होता था, जो युद्ध का मतलब चीफ होता था, युद्ध को अटेंड करता था और न्याय को भी वो बराबर समान उसको देता था। ठीक है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है नोबलेस एंड ऑफिशियल्स। The Sultan's court was composed of officials who were responsible for effective functioning of the Sultanate। जो सुल्तान जो था वो कोर्ट में मतलब एक कोर्ट कंपोस्ट करता था जहाँ पे वो अलग अलग तरीके के जो भी फंक्शनिंग जो होते थे इफेक्टिव, उसके बारे में वो अपनी सल्तनत के लिए नई नई चीज़ों के बारे में वो वहाँ पे डिस्कस करता था अपने सेना के साथ, अपने सेनापतियों के साथ, और नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता था। The domain of income, expenditure and collection of revenue was looked after by the wazir and his deputies। उनकी जो कुछ डोमेन इनकम जो थी वो उसका जो कलेक्शन था, उसके मतलब इनकम का जो कलेक्शन होता था वो कौन देखता था वहाँ पे? उनका वजीर। ठीक है। उनकी सेना में एक वजीर होता था जो उनके पूरे इकोनॉमिक का पूरा जो मतलब फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती थी वो उसको देखता था। द अरीज ए मुमालिक अलॉन्ग विद द डिप्यूटीज लुक्ड आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोल्जर्स, देयर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट। एक पोस्ट होती थी अरीज ए मुमालिक। ठीक है। वो एक उनके सेना के जो डिप्यूटीज होते थे, डिप्यूटी मतलब जो भी मेंबर्स होते थे मेन, वो उसको देखते थे, मतलब सोल्जर्स के एम्प्लॉयमेंट को वो देखते थे और उनको सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी देते थे युद्ध के लिए। द हाउस होल्ड ऑफ सुल्तान, द प्लेस गार्ड्स एंड द पर्सनल असिस्टेंट्स वेर अंडर द कंट्रोल ऑफ द वकीलेदार, while the Amir ए हजीब was the master of ceremonies of the court। और उनका जो सुल्तान का जो पैलेस होता था, उनका जो महल होता था, उसके कुछ उसके सामने कुछ उसके गार्ड रहते थे, बहुत बड़ी सी सेना उनको मतलब उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे रखी जाती थी, और उनके कुछ पर्सनल असिस्टेंट भी वहाँ पे रहते थे जिनके अंडर में उनके पूरे महल के जो एक वकीलेदार जो होता था उसके कंट्रोल में
पूरे असिस्टेंट्स उसके अंडर में रहते थे। और एक आमिर हजीब एक पोस्ट के पर्सन रहते थे जो कोर्ट के मास्टर रहते थे। द चीफ काजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट। एक चीफ काजी होता था जो उनके न्याय के डिपार्टमेंट का सबसे हेड पर्सन होता था। The nobles occupied civilian and military position in the Sultanate. They worked closely with the Sultan and helped him in his responsibilities as the ruler of the empire. और जो उनके कुछ जो नोबेल होते थे, मतलब जो उनके जो मेन ऐसे विश्वासु जो कुछ सेना होती थी, तो उनकी मिलिट्री में उनकी पोजीशन जो है वो बहुत ही हाई होती थी, उनके सल्तनत में ऊपर की पोजीशन होती थी। और उनका जो काम होता था वो सुल्तान के बिल्कुल क्लोज रह के काम करते थे, मतलब सुल्तान के साथ मिलके वो काम करते थे और उनको हेल्प करते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो उनके एम्पायर के राजा के लिए बहुत ज़्यादा होती थी। इन ऑर्डर ऑफ रैंक द खान्स वेयर द हाइएस्ट फॉलोड बाय द मलिक्स एंड द आमिर्स। उससे मतलब इस अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर से अगर देखेंगे तो खान जो थे, खान की जो डेंसिटी थी वो मलिक और आमिर्स के सबसे हाईएस्ट होती थी। द सैलरीज ऑफ द नोबल्स वेयर अरेंज्ड फ्रॉम द रेवेन्यू असाइंड टू देम। तो उनकी जो सैलरी होती थी नोबल्स की, वो जो अरेंज होती थी उनके मतलब राजा के अनुसार ही उनकी सैलरी अरेंज होती थी। According to the Ikta system, the land resources of the Sultanate were divided and given to the nobles in lieu of cash for their services. फिर एक इक्ता सिस्टम उनके साम्राज्य में होती थी, उसके अकॉर्डिंग जो लैंड के मतलब जमीन के जो रिसोर्सेस होते थे सल्तनत में, उसको डिवाइड करके उसमें से जो उन पर कुछ काम करके उसमें से जो कैश उनको मिलती थी, है ना, उसमें से जो उनको इनकम होती थी उनके सर्विसेज में, वो उसको यूज करते थे। इक्तादार्स कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स इन द विलेजेस यूजिंग द सेम इनकम टू मेंटेन द आर्मी। और फिर उनके गांव, उनके साम्राज्य के जो भी लोग थे वो उनको जितनी भी लैंड दी जाती थी, जमीन दी जाती थी काम करने के लिए, खेती करने के लिए, तो उन फार्मर्स उस गांव के जो फार्मर्स होते थे उनसे वो क्या करते थे, कलेक्ट मतलब जो टैक्सेस होते थे वो कलेक्ट करते थे, जो इक्तादार्स जो होते थे वो, और उसको वो अपने आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पैसों का वो यूज करते थे। Slaves had a vast presence in the royal household. They were appointed as personal assistants as well as administrative officials. In order to meet the requirements of the royal palace, कारखाnas or workshops headed by maliks were set up wherein various items such as clothes, paintings and other आर्टिकल्स वेयर प्रोड्यूस्ड। और फिर जो ये जो स्लेव्स जो थे, ये जो राजा जो थे, उनकी जो उनका जो साम्राज्य था वो इतना वास्ट था, इतना बड़ा था, उनके बहुत ही रॉयल हाउस होल्ड थे, और उनके कुछ ऐसे पर्सनल असिस्टेंट वो अपॉइंट करके रखते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के, उनके प्रशासन के जो ऑफिशियल वर्क्स थे वो लोग ही देखते थे। और उनके ऑर्डर पर ही जो उनके राजा को मिलने के लिए कोई भी लोग जा सकते थे उनके पैलेस में। और जो कारखाना मतलब उन्होंने अपने काल में कारखाने, वर्कशॉप्स और इस तरह से मतलब अलग अलग उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह बनाए थे अपने बिजनेस के लिए, जिसमें वो क्लॉथ मतलब कपड़ों का बिजनेस, पेंटिंग, मतलब ऐसे कुछ अलग अलग तरीके की बिजनेस वो करना, उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। At times military goods were also produced in this workshop. इस वर्कशॉप में जो मिलिट्री के लिए मतलब जो सेना के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी उसको भी उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आर्मी। The army was a significant component of the Sultanate since it aided the Sultan to stay in power, expand and defend his empire. जो पूरी जो साम्राज्य की, राजा की जो साम्राज्य की जो आर्मी होती थी वो सल्तनत की, वो सारी जो आर्मी थी किसके ऊपर एडेड होती थी, सुल्तान के ऊपर, सुल्तान के पावर के अंडर वो काम करती थी। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द इन्फेंट्री और फुट सोल्जर्स, कैवलरी और हॉर्स सोल्जर्स, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स।
और उनमें कुछ आर्मी के कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट्स उन्होंने बनाए थे, डिवाइड किए थे। कुछ ऐसे सोल्जर्स होते थे जो फुट सोल्जर्स होते थे, मतलब जो खड़े ही रहते थे और पैदल ही चलते थे और पैदल ही वो दौड़ते थे। अगर किसी युद्ध में भी जाना हो रहा तो वो पैदल पैदल ही उन लोग सेना सेना जो थी वो अपने राजा के पीछे पीछे पैदल पैदल ही वो दौड़ते जाते थे। ठीक है, ऐसे जो थे वो फुट सोल्जर्स थे। फिर उनमें से कुछ ऐसे एक टीम थी सोल्जर्स की जो क्लेवरी या फिर हॉर्स सोल्जर्स थे, मतलब जो घोड़ों पे बैठ के जाते थे। ठीक है, किस कहीं भी जाना हो, किसी युद्ध में जाना तो घोड़ों पे बैठ के घोड़े पे बैठ के जाते थे। और फिर दूसरे जो थे वो किस पे बैठते थे, एलिफेंट्स पे, हाथियों पे बैठ के वो जाते थे। ऐसे उन्होंने कुछ ऐसे अलग अलग टीम उन्होंने बनाई थी। Horses of good quality were of utmost importance and therefore they were imported from Arabia। जो वो हॉर्सेस का जो यूज करते थे, वो हॉर्सेस जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वो लाते थे। और वो जो हॉर्सेस लाते थे कहाँ से इंपोर्ट करते थे, वो अरबिया से। द खलजी रूलर अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर नोन एज चेहरा एंड ब्रांडेड ईच हॉर्स इन हिज आर्मी नोन एज डग। जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके काल में वो उनके जो सोल्जर्स थे जिसको मेंटेन करते थे वो एक चेहरा के नाम से जाने जाते हैं। और उनके जो हॉर्स के जो ब्रांडेड थे, मतलब कौन से ब्रांड के हॉर्स वो यूज करते थे, डग ब्रांड के। डग, उनकी आर्मी को डग नाम से जाना जाता है। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश ड्यूरिंग हिज रीजन। वो लैंड रेवेन्यू से, मतलब जमीन के टैक्सेस से, कर से वो अपने प्रदेश, उससे जो इनकम मिलती है उससे वो अपने प्रदेश का कारोबार चलाते थे। हेंस सोल्जर्स वेयर आल्सो पेड इन कैश। और उनके जो सोल्जर्स जो थे, सैनिक जो थे, वो भी कुछ पैसे उनको पेड करते थे। डिवीजन ऑफ द सल्तनत, सल्तनत के डिविजन्स देखेंगे। द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज सूबास। तो उनकी जो सल्तनत थी वो कुछ ऐसे दो, मतलब पार्ट में डिवाइड की गई थी, जिसको सूबास के नाम से जाना जाता है। विच वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू शिक्स, और सूबास में शिक्स नाम से जाना जाता है, और परगना। ठीक है, इस तरह से कुछ अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था उन्होंने अपनी सल्तनत को। और परगना वेयर द सब डिविजन ऑफ द शिक्स। जो परगना थी वो शिक्स की सब डिविजन थी। विच कंपेराइज सिविल विलेजेस, वो कुछ ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में उसको बांटा गया था। द प्रोविंस वॉज हेडेड बाय अ गवर्नर और मुक्ति, while the सिकदर वॉज द हेड ऑफ शिक। जो गवर्नर होता था, जो मेन, उसको मुक्ति कहा जाता था। और शिक पार्ट का जो मेन हेड पर्सन होता था उसको शिकदर कहा जाता था। द अमील वॉज द हेड ऑफ द परगना, और परगना का जो हेड मैन था उसको अमील कहा जाता था। द लैंड ओनर्स नोन एज खुट्स, और जो लैंड ओनर्स जो थे, मतलब जमीन के जो मालक होते थे, उनको खुट्स कहा जाता था। खुट्स और खुट्स या फिर मुकदाम्स कहा जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द विलेज, वो गांव का सबसे मेन पर्सन होता था। द विलेज अकाउंटेंट और पटवारी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, क्रॉप्स एंड टैक्सेस टू बी पेड। और उस गांव का जो एक पर्सन होता था जिसको अकाउंटेंट बनाया जाता था या फिर पटवारी कहा जाता था उसको, वो गांव के जो जमीन के रिकॉर्ड है ना, क्रॉप्स के रिकॉर्ड, मतलब कौन से जमीन पे कितना अनाज हुआ वो सब के, और उन पर जो टैक्स ले जाते हैं उस सब का रिकॉर्ड जो था वो पटवारी रखता था। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी। पहले तो हम इकोनॉमी देखते हैं। The Sultan depended on regular income from the land in order to pay the official, maintain the army and construct buildings। वहाँ के उस टाइम के जो सुल्तान थे वो किस पर सबसे ज्यादा डिपेंड होते थे, लैंड रेवेन्यू पर, जमीन से मिलने वाले पैसे पर। और उसी पैसे से वो क्या करते थे, अपने उनको जो भी चीजें नवनिर्मित करनी है, कंस्ट्रक्टेड करनी है, बिल्डिंग्स वगैरह वो बनाने के लिए वो उस पैसों का यूज करते थे। Various kind of taxes such as kharaj or land tax and house tax were used to extract revenue।
और अलग अलग टैक्सेस के उन्होंने मतलब अलग अलग चीज़ों पर टैक्सेस लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे लैंड टैक्स होती थी, हाउस टैक्स, लोगों के घर जहाँ पे वो रहते थे वो उसका भी टैक्स वसूल करते थे, और कुछ अलग अलग चीज़ों के एक्स्ट्रा टैक्स जो थे वो लोगों से ले वसूल करते थे। अब हम इसमें देखेंगे केस स्टडी अलाउद्दीन खिलजी इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स। अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। Alauddin was famous for his market policy, which was based on the price control measure. Historians such as Barani and Ibn Battuta indicated that Alauddin introduced these measures in order to lower the cost of maintaining in an army. अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपने मार्केट की, उसके बाजार की जो पॉलिसी थी वो उसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा फेमस था। उसने अपने जो पॉलिसी थी वो पूरी अच्छे से उसके प्राइस पे कंट्रोल होती थी। जो इतिहासकारों ने बताया है, इतिहासकारों के अनुसार बरानी और इब्न बतूता जो प्रदेश थे उसको अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उसको उनके आर्मी को मेंटेन रखने की उनकी कुछ बातें उन्होंने क्या की है, इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ नेसेसरी गुड्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। He set up 3 markets in Delhi, one for food grains, the second for cloth, and the third for horses, slaves, and cattle. Market officers such as Shahana-e Mandi were appointed to keep a strict watch on the price and weights. तो अलाउद्दीन जो था, अलाउद्दीन खिलजी, उसकी जो प्राइस थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोल में रखता था। मतलब ज़्यादातर खर्चा वो नहीं करता था। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी जो चीज़ें हैं उसी पर वो अपने पैसे जो है वो खर्च करता था। जो लोगों के लिए अगर उन चीज़ों से कुछ बेनिफिट होता है तो वही चीज़ें वो खरीदता था या लेता था। ठीक है, उसको वो 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा अपना खर्चा करता था। पहला था फूड ग्रेन्स, अनाजों पर, ठीक है, दूसरा था कपड़ों पर, और तीसरा था हॉर्सेस पर, घोड़े वगैरह खरीदने के लिए, कैटल्स वगैरह खरीदने के लिए। और मार्केट ऑफिसर्स जैसे शाहनाए मंडी जो थी, मार्केट था एक मंडी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मतलब प्राइस और मतलब वहाँ की कीमत और वेट जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ देख के स्ट्रिक्टली वॉच करके वो वहाँ से खरीदता था। सेकंड जो पॉइंट थी वो थी द प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज वेयर फिक्स्ड। उनके हर एक चीज़ों के प्राइस जो थे वो फिक्स थे। द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल आइटम्स वेयर फिक्स्ड एट अ लो रेट। उनकी जो प्राइस थी किसी भी चीज़ के ऊपर की वो पूरी फिक्स होती थी, और वो भी कैसी, लो रेट में, बहुत कम प्राइस में। वेट्स एंड मेजर्स वेयर इफेक्टिवली स्टैंडर्डाइज एंड दोज कॉट होल्डिंग एंड चीटिंग वेयर सिवियरली पनिश्ड। अगर कोई भी किसी भी सामान के वेट में या फिर उनके प्राइस में अगर कोई भी कुछ चीटिंग करते हुए अगर पकड़ा गया तो वो अलाउद्दीन खिलजी उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश करता था। State warehouses were set up. These were stocked with food grains which were realized whenever there was a famine or shortage. और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो फूड ग्रेन मतलब अनाजों के बहुत से स्टॉक ही वो लाके रख देता था अपने साम्राज्य में। और अगर जब उसको ये पता चल रहा है कि जो अनाजों का अगर थोड़ा बहुत मतलब कमी हो रही है, उसका शॉर्टेज हो रहा है, तभी वो दूसरे अनाज को खरीदता था। Alauddin ensured the flow of adequate revenue to meet the cost of maintaining a large army and to facilitate the administration of a vast empire. अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनकी जो रेवेन्यू थी वो इतनी मतलब उनके जो कॉस्ट होते थे उसको बराबर से प्राइस को बहुत ही मेंटेन करते थे, और अपनी इतनी बड़ी उसकी जो आर्मी होती थी, इतनी बहुत बड़ी सेना थी उसकी, उन सारी सेना को वो सही तरीके से उसको मेंटेन करते थे, और अपने पूरे इतने बड़े एम्पायर को उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका प्रशासन उन्होंने चलाया था। और इसमें एक कुछ और पॉइंट्स बताए हैं कि लैंड वॉज मेजर्ड एंड द शेयर ऑफ द स्टेट वॉज फिक्स्ड। उनकी जमीन की जो मेजरमेंट के अनुसार वो उसके मतलब उसके जो राज्य के प्राइस जो थे उसके जो शेयर जो थे वो बराबर फिक्स करके रखते थे। लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्रीज फ्रॉम 1/3 to half ऑफ द प्रोड्यूस। लैंड
के लैंड रेवेन्यू का जो कर होता था उसको किस तरह से इंक्रीज कर, मतलब किस तरह से वो बढ़ाते थे, जैसे एक जमीन का वन थर्ड जो पार्ट है उसका हाफ, इस तरह से वो उसका टैक्स वसूल करते थे। स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर्स वेयर आल्सो अपॉइंटेड टू कलेक्टेड टैक्सेस, वो सारे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे स्पेशल ऑफिसर्स वो रखते थे। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड न्यू केसेस और लोकल टैक्सेस, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने कुछ ऐसे नए लोकल टैक्सेस फिर अपने राज्य में बनाए थे। ही कंटिन्यूड द डिमांड फॉर 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस्ड एज टैक्स फ्रॉम द पीजेंट, उन्होंने जमीन में फिर 1/2 मतलब एक का आधा ऐसे जमीन के टुकड़े पर उसने टैक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर लैक ऑफ रेनफॉल एंड फेमाइन लेड टू फार्मर्स इनएबिलिटी टू पे टैक्सेस विच रिजल्टेड द रिबेलियंस अगेंस्ट द सुल्तान। अगर कभी कभी किसी लैक ऑफ रेनफॉल मतलब बारिश की कमी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जो फार्मर होते थे उनकी खेती नहीं होती थी, या फिर वो उतना टैक्स देने के उनकी एबिलिटी नहीं होती थी, कभी कभी वो अपना टैक्स कंप्लीट पूरा दे नहीं मतलब राजा को भर नहीं पाते थे, मोहम्मद बिन तुगलक को दे नहीं पाते थे, तब वो जो राजा था या वो जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक वो लोगों को मारता पीटता था और उनके अगेंस्ट में वो जाता था। His successor फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द टैक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद जो दूसरा जो आया था फिरोज शाह, सबसे लास्ट जो था तुगलक साम्राज्य का राजा, उसने फिर मतलब ये जो टैक्सेस के जो उसको भी उसके स्ट्रक्चर को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे सोसाइटी, समाज में क्या क्या बदलाव हुआ था। All the administrative posts in the Sultanate were reserved for the nobles who constituted the ruling class in society. ये जो सभी जो जितने भी साम्राज्य हुए थे, सभी जो प्रशासन हुए थे सल्तनत में, उन सभी ने अपने राज्य में अपने साम्राज्य में समाज के मतलब जो क्लासेस होते थे उसमें उन्होंने कुछ नोबेल्स जो थे जिसको नोबेल्स के पोस्ट को उन्होंने हमेशा रिजर्व रखा था। द डिस्टिंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम परमिटेड टू ऑल रिलीजन्स, और उनके हर एक धर्म में कास्ट सिस्टम की प्रथा उन्होंने बनाई थी। स्लेव्स वेयर बॉट एंड सोल्ड इन ह्यूज नंबर इन द मार्केट, और जो अलग अलग तरीके के जो स्लेव्स थे उसको वो मार्केट में बड़े नंबर्स में मतलब बहुत ज्यादा नंबर्स में वो उसको सॉल्व करते थे, बेचते थे। एट टाइम्स दे रोज अप टू हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड आर्मी, और उन्होंने अपने हर एक टाइम पे उन्होंने अपने प्रशासन के स्ट्रक्चर को बढ़ाया और अपनी सेना को भी बहुत बढ़ाया था। The peasant lived in conditions of abject poverty. They were subjected to oppression from revenue officials and their demands for heavy taxes. और उन्होंने अपने उनके साम्राज्य में जो भी गरीब लोग थे उनके ऊपर उन्होंने अलग अलग नए तरीके के कंडीशंस उन्होंने बनाए और उन पर बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू कर टैक्सेस लगा के उन पर बहुत ज़्यादा हेवी टैक्सेस की वो अपने लोगों से डिमांड करते थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का ये जो था दिल्ली सल्तनत, ये लेसन था, यहीं पे ख़त्म होता है। ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में आज हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं ये लेसन के, और ये लेसन जो था ये लास्ट में यहाँ पे एंड होता है। और इस लेसन में हमने जो भी टॉपिक्स देखे आज, तो इस टॉपिक में से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।